हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द यूट्यूब सेशन। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं आईसीटी एंड गवर्नेंस। ये यूनिट 8 का आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर हम जानेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो रहा है गवर्नेंस में, शासन में, इंडिया में। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे इस पूरे लेक्चर को। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आप लास्ट तक इसको देखे बिना मत जाइएगा, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है। अभी तक आपने अगर हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। नाउ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो देखिए, आईसीटी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है। हर एक क्षेत्र में वैसे तो हो गया है, लेकिन अगर गवर्नेंस, अगर शासन की बात करें तो उस क्षेत्र में तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं, जो भी प्रशासनिक प्रक्रियाएं या फिर प्रशासनिक जो भी चीज़ें थी, उनको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में और एक्सेसिबल बनाने में हेल्प कर रहा है जो आईसीटी है। तो यानी कि जो प्रक्रियाएं हैं उनको अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ प्रणालियों में बदलना, ये इसका काम है आईसीटी का। और इन दोनों को हम एक साथ अगर देखें, आईसीटी और गवर्नेंस, तो हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन जो गवर्नेंस में देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जीएसटी आप देख रहे हो, और इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे डिजिटल पोर्टल्स देख रहे हो। अभी अभी जैसे कुछ कुछ जो है अमेंडमेंट्स किए गए, जिसके जरिए एफआईआर अब ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आईसीटी का यूज़ दर्शाती हैं गवर्नेंस में। अगर हम देखें तो आईसीटी का इंटीग्रेशन गवर्नेंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल रहा है, और इसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। कुछ की फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही। तो जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये हेल्प करता है करप्शन को कम करने में, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें रिकॉर्ड में होती हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो रेडली अवेलेबल हो पब्लिक डोमेन में। तो पब्लिक डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो, और इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है और करप्शन कम होता है। पहले आप देखते थे कि आप तहसील पे जा रहे हो, आप किसी भी अधिकारी के पास जा रहे हो तो आपसे घूस लिया जाता था। आज के डेट में ये करप्शन बहुत कम इसलिए हो गया है क्योंकि सबको डर है कि कौन कहाँ से कैमरा लेके स्टिंग ऑपरेशन कर रहा हो, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो ऑनलाइन कर दिया गया है, आईसीटी के जरिए वो होता है। तो वहाँ पर फिर कोई करप्शन का कोई खेल ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे क्षेत्र में, क्योंकि मैं गांव में काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ इन सब सारी चीज़ों में, तो मेरे क्षेत्र में जैसे आशा बहुएं होती हैं। आशा बहु एक हेल्थ वर्कर होती हैं जो गांव लेवल पे काम करती हैं, हेल्थ अथॉरिटी के अंदर में आती हैं, और ये डब्ल्यूएचओ के अंदर में काम करते हैं लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो इनके लिए कोविड का एक पैसा आना था जो 16,000 रुपीज़ आया हुआ था, और अब इसमें जो है ये डीबीटी के जरिए आ रहा है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, है ना। ये भी देखिए गवर्नेंस का ही एक पार्ट है, और जो डीबीटी के जरिए डायरेक्टली अकाउंट में आएगा। लेकिन जैसे जिले से जिन अधिकारी के पास ये पावर है कि वो डीबीटी के जरिए ये वाला पैसा छोड़ेंगे, वो अधिकारी ने क्या किया था कि सारे ही आशाओं से, क्योंकि वो डायरेक्टली तो आशाओं से बात कर नहीं सकते हैं, तो वो अपने ब्लॉक, जो भी ब्लॉक्स होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, उन ब्लॉक्स पे जो भी उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर्स हैं, उनको उन्होंने बोला था कि सभी आशाओं से 4,000 आपको वसूल करना है, मतलब पर पर्सन 4,000 रुपीज़। ये 16 - 4 यानी कि उनको 12 ही देना था। तो इन्होंने ये बोला कि अगर आप लोग एडवांस में 4,000 जमा कराओगे तभी जाके हम 16,000 आपको यहाँ से छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। चूँकि उनके हाथ में नहीं है छोड़ना, कभी ना कभी तो उनको देना ही पड़ेगा। अब मैंने भी बात किया कुछ आशाओं से और उनको बोला कि आप लोग बिल्कुल भी ये पैसे मत दीजिएगा, 4,000 आप मना कर दीजिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, और चाहे आप जो है ये कर दीजिए कि हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि आप मना करेंगे तो फिर वो दूसरे तरीके से आपको परेशान करने लगेंगे। तो ये लोग जो है, इन्होंने हमारे क्षेत्र के जितनी भी आशाएं हैं, उन्होंने ये 4,000 रुपीज़ नहीं दिया, और कुछ दिनों में उनके अकाउंट में 16,000 रुपीज़ आ गया। अगर ये 4,000 रुपीज़ उन्होंने दे दिया होता तो फिर ये 12,000 ही हो जाता, क्योंकि 16 - 4 करो आप तो 12,000 बच जाता। तो ये जो है आप जो है देखते हैं कि कैसे अब इन तरीक़ों से ये लोग करप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं। अब गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे भेज देती है। स्कॉलरशिप आपका आ रहा है, डायरेक्टली अकाउंट में आ रहा है। पहले वो स्कॉलरशिप स्कूल के जरिए आता था, तो आपको उस स्कॉलरशिप का 70-60% ही मिल पाता था। तो ये फ़ायदा है आईसीटी का आने से, हमारे करप्शन में बहुत सारी कमी देखने को मिली है। फिर डिजिटल रिकॉर्ड होता है, सारी चीज़ों का एक डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। तो डिजिटल रिकॉर्ड में आप इधर उधर फेरबदल नहीं कर सकते। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑथेंटिकेशन के जरिए वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। अगला है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो दक्षता और प्रभावशीलता अगर हम देखें तो देखिए बहुत सारे प्रोसेसेस ऑटोमेशन आ चुका है, उनमें ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं।
और जिससे कि समय भी बचता है, पैसे भी बचते हैं। पब्लिक सर्विसेज जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन गए हैं। कई जगह जो है कियोस्क मशीन्स बना दिए गए हैं जहाँ पर आपको भीड़ नहीं होता है। कई जगह कस्टमर सर्विस पॉइंट्स बना दिए गए हैं, CSP। तो अगर आपको छोटा मोटा पैसे का अमाउंट निकालना है तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, CSP के जरिए निकाल सकते हैं। तो ये सारी क्या करते हैं, आपके टाइम और कॉस्ट को भी बचाते हैं और साथ ही साथ एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस एंड इफेक्टिवनेस उसको भी बढ़ाते हैं। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर हो रहा है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ बेटर बन रही हैं और गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल है ताकि वो नए पॉलिसीज़ अगर बनाए रहें तो उन पॉलिसीज़ के लिए उनके पास डेटा अवेलेबल है, तो ये सारी डेटा जो है उसका भंडारण भी हो रहा है। तो ये फ़ायदे हैं। तीसरा है एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन। एक तो पहुंच बढ़ रहा है और समावेशन, यानी जो हाशिए पर रहने वाली कम्युनिटी है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग को भी एंड तक ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। जो पैसे ऊपर से आ रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं क्योंकि अब उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। तो ये फ़ायदे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से। जो सिटीजन्स हैं वो उनको एक्सेसिबल हो चुका है ये सर्विसेज, जिनके लिए उनको मोटा पैसा देना पड़ता था घूस के जरिए अधिकारियों को, और उनका लोकेशन कोई भी हो, ऑनलाइन वो इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डिजी लॉकर ही है, तो डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर एक ICT का ही तो इनिशिएटिव है गवर्नेंस के लिए, ताकि आपके सारे सर्टिफिकेट्स, आपके जो भी इंफॉर्मेटिव जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जगह अवेलेबल हो जाएं। फिर डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना, ऐसे इनिशिएटिव्स लेके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में इंटरनेट हो, इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो काम कर रही हैं और सरकार तो इसके ज़रिए काम कर ही रहा है। फिर इंटरनेट पेनिट्रेशन और डिजिटल लिटरेसी, तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन्स कैसे चलाना है, कैसे टैब्स यूज़ करना है, वो सिखाया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी गवर्नमेंट कराता रहता है जिनके जरिए लिटरेसी को बढ़ाया जाए डिजिटल फील्ड में। तो ये है। चौथा है सिटीजन पार्टिसिपेशन, नागरिक भागीदारी। तो सार्वजनिक शिकायतों और फीडबैक के लिए मंच नागरिकों को शासन में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि NTA का बहुत सारा मैटर अभी भी चल रहा है, तो इसमें बदलाव लाने के लिए अभी एक सर्वे किया गया और सर्वे के जरिए वहाँ पर आपको भी मौका मिला कि आप कुछ अपने फीडबैक दे सकते हैं कि कैसे NTO को अपने को आप में सुधार लाना चाहिए और कैसे उनको एक बेहतर टेस्टिंग प्रणाली है उसको विकसित करना चाहिए। तो वो क्या हो गया, सिटीजन पार्टिसिपेशन ही तो है। वैसे ही कोई पॉलिसी बनाने से पहले, जैसे अभी NEP 2020 आया था, उसमें भी सरकार ने जो कॉमन लोग हैं उनसे भी मांगा था उनकी राय, और उनको एक विंडो दिया गया था कि इतने दिन के अंदर अपनी राय आपको सबमिट करनी है। उन सभी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। तो ये दर्शाता है कि गवर्नेंस में आपकी भागीदारी जो है वो डायरेक्टली हो सकती है गवर्नेंस के जरिए। फिर सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल टूल्स जो हैं वो इंटरेक्शन को बेटर बनाते हैं गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच। जो सोशल मीडिया के जरिए गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से जो भी सुविधाएं आ रही हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, या फिर कोई अगर सुविधा दिया जा रहा है तो उसको अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकती है और आपके राइट्स के बारे में, क्या क्या आपकी सुविधाएं मिल रही हैं उसके बारे में ज़्यादा आपको अवगत करा सकते हैं वो। कुछ की कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो जो ICT का है गवर्नेंस में, तो इनकी कंपोनेंट्स को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा यहाँ पर, चूँकि मैं सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, और भारत नेट जैसे जो है यहाँ पर नए नए पहल हैं जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सारे ग्राम पंचायत में अवेलेबल कराते हैं। तो भारत नेट और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये जो है ग्राम पंचायत, जितने भी ग्राम पंचायत आप समझते हो ना, जैसे गांव होता है तो हर गांव में ग्राम पंचायत होता है, तो वहाँ तक ये इंटरनेट को पहुंचाने का एक पहल है। फिर डिजिटल, ये क्या करता है, कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जा रहे हैं, जिससे मैं अभी बात किया था, कॉमन सर्विस सेंटर्स। इनके जरिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज या सर्विसेज को रूरल एरियाज़ तक पहुंचाने का पूरा यहाँ पे प्रयास किया जाता है। कहीं पे इसको जन सेवा केंद्र कहा जाता है, किसी किसी स्टेट में इसको मित्र भी कहा जाता है। तो ये है। डिजिटल सर्विसेज में आ जाएं तो बहुत सारे डिजिटल प्रोग्राम, जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके जरिए इंडिया को डिजिटली एम्पावर करने की बात की जा रही है सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी बनाने में। फिर माई गवर्नमेंट करके, MIGOV करके है, एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गवर्नेंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि एक मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जिसे हम कहते हैं GEM, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। फिर ताल करके एक है, ताल, जहाँ पर एक वेब पोर्टल प्रोवाइड किया गया है ताकि गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के स्टेटस को आप मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या अभी चल रहा है, कैसे कैसे नई नई परियोजनाएं आ रही हैं, कहाँ तक पहुँचा है, वो सारी चीज़ें। फिर मोबाइल गवर्नेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है उमंग, है ना। उमंग क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, याद रखिएगा, है ना। उमंग, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये प्रोवाइड करता है एक्सेस अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज का एक सिंगल मोबाइल ऐप के जरिए। तो एक सिंगल मोबाइल ऐप रहता है इनके पास। फिर किसान करके भी है, ये
फार्मर्स को टारगेट करने के लिए एक मोबाइल बेस्ड सर्विस है जो कि फार्मर्स को एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, उनका एक्सेस देता है। साइबर सिक्योरिटी, तो देखिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 जो है 2013 जो है आया था, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, और इसके जरिए एम किया जाता है कि भाई पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अटैक से बचाना। फिर एक आपने नाम सुना होगा CERT, सर्ट इन, है ना, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जिसे हम कहते हैं। तो ये मॉनिटर करता है और रिस्पॉन्ड करता है जो भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं इंडिया में उसको। अब हम देखते हैं अलग अलग डिसीजंस और इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो 2015 में चालू किया गया था, 2015 में। इसका जो विज़न है, जो इसका लक्ष्य है, वो क्या है? इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में कन्वर्ट करना और नॉलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, यानी भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का विजन है इसका। और बहुत सारे प्रोग्राम्स नए नए लॉन्च करके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को यहाँ पर एक राह मिल रहा है। फिर आधार, आपने नाम सुना होगा ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI द्वारा ये आपको एक यूनिक नंबर मिलता है। लाइफ टाइम में एक बार ही आपका आधार बन सकता है। और देखिए आधार जो है वो आपके निवास का एक प्रमाण नहीं है बल्कि आइडेंटिटी का है, याद रखिएगा। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक प्रोवाइड करता है रेजिडेंट्स को, फैसिलिटेट करता है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है ना, DBT जिसे हम कहते हैं, तो ये डायरेक्टली इसके जरिए आ पाए। तो अगर आपका आधार और आपका बैंक सीडेड होगा, एक साथ लिंक होगा, तो जो भी गवर्नमेंट के तरफ से आने वाले जो भी सुविधाएं होंगी वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएंगी। और इससे क्या होता है, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें जो लीकेज, मतलब कि कई लोग जो है वो पैसे खा जाते हैं बीच में ही, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी आधार के जरिए। और भी सारी चीज़ें, जैसे सिम आप लेते हैं तो डायरेक्टली वहाँ से आप KYC कर सकते हो, जो नो योर कस्टमर होता है KYC, तो ये भी आधार से सारी चीज़ें, और आधार से आपका मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ होता है। फिर अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, PMG दिशा, और ये क्या करता है, 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को डिजिटली लिटरेट करने का इसका एम है, यानी 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य है। चौथा है नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान, NEGP। इसको जो है 2006 में परिकल्पित किया गया था। इसमें केंद्रीय, राज्य और एकीकृत सेवा श्रेणियों में मिशन मोड पर परियोजनाएं शामिल हैं, जो हम मिशन मोड प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, MMPs, या सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड सर्विस कैटेगरीज में अवेलेबल है नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान। फिर पांचवा स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंडअप इंडिया। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया के जरिए बहुत सारा फंडिंग देना, नए नए स्टार्टअप्स को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, उनको बढ़ावा देना और एनकरेज करना एंटरप्रेन्योरशिप को, उनको सपोर्ट देके, उनको लोन्स ईजिली अवेलेबल करा के, कम दर पे लोन अवेलेबल करा के, और सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी प्रोसेस। अगर आप एक अपना कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो कम रेगुलेशन से होकर आपको गुजरना पड़े और प्रोसेस सिंपल हो सके, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो बेहतर बन सके। और इसलिए इंडिया का जो है वर्ल्ड में बहुत बेहतरीन रैंक होता है। अगर हम बात करें स्टार्टअप का, शायद 37th के आसपास रैंक है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। फिर भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसे हम कहते हैं भीम। तो UPI आपने नाम सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI जो है ये इसी प्लेटफॉर्म के जरिए चलता है। एक मोबाइल पेमेंट ऐप है जो कि UPI बेस्ड है, और ये कैशलेस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है, ये कैशलेस लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। ये भी बहुत बड़ा एक पहल है जो भीम है। और आपको मालूम होगा कि भाई कितना बड़ा बूम ला दिया है। छोटे से छोटे चीज़ को आप लेने जाते हो बाजार में तो आप UPI के थ्रू पे, और इससे जो कैश ट्रांजैक्शन है उनमें बहुत कमी देखने को मिली है। फिर सातवां है डिजी लॉकर, और डिजी लॉकर के बारे में हमने अभी बात किया था। एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को। ये डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार का डेटा हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जो है, ये एक IT बैकबोन है जिसके ऊपर GST को इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये क्या मदद करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, सीमलेस टैक्स कलेक्शन और कंप्लायंस में हेल्प करता है। तो सीमलेसली जो है आप टैक्स को कलेक्ट कर पाओ और उसको पे कर पाओ, इसके लिए GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क जो है बहुत हेल्प करता है। तो ये थे जो भी डिसीजंस एंड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ICT का, और गवर्नेंस में कैसे हेल्प करते हैं, वो निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए जो भी ICT है उसका गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गेम चेंजर साबित हुआ है इंडिया के लिए। और इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डिजिटली लिटरेट नेशन बनने जा रहा है, जहाँ पर छोटे से छोटे सर्विस के लिए हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके लिए भी रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अपने सर्विसेज को इंक्लूसिव बनाने का मौका मिल रहा है। और जो भी नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, नए नए गवर्नमेंट का कमिटमेंट आ रहा है ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होकर एक बेहतर फ्यूचर बन सके हमारे इंडिया का, जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो उस गैप को ब्रिज कर पाए, उस गैप को कम कर पाए जो
हायर इनकम लोगों में और लोअर इनकम लोगों में है। तो यानी कि डेवलपमेंट को अगर ड्राइव करना चाहते हो और इंडिया को अगर हम विकसित नेशन बनाना चाहते हैं, 2047 का लक्ष्य रखा गया है डेवलप्ड नेशन का, तो आप अगर विकसित देश बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि करप्शन कम हो सके और ज़्यादा बेनिफिट हो सके, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ सके सर्विसेज का। तो इस वीडियो में यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसे ही आप बैचेज से जुड़ के और अपने दिसंबर एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे ज्ञानस्थली के बैच से, जो है पेपर 1 एकलव्य बैच और पेपर 2 एजुकेशन बैच। और इन दोनों के लिए आपको पे करना होगा 3499 रुपीज़ ओनली। यानी पेपर 2 आप खरीदते हो तो पेपर 1 फ्री हो जाता है, और सिर्फ पेपर 1 अगर खरीदना चाहते हो तो 999, है ना, 1000 रुपीज़ में 1 रुपये कम पे करके आप खरीद सकते हैं पेपर 1 को। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो 9015958713 इस नंबर पे आप कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।